से आपको आदाब है। जनाब मुमताज़ अली वायव साहब, एक भरपूर पुरजोर तालियां होनी चाहिए। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ INI में, DNAGP का मैं साथ हूँ, मेरी टीम में काश है नाजिर। हमें इन्वाइट किया गया कि हम आप लोगों को ब्रीफ करें DNAGP के बारे में, तो शुक्रिया इन्विटेशन का और आप अपना कीमती वक्त निकाल दिया। आपने DNAGP के बारे में सुना होगा या FATF के बारे में सुना होगा कि FATF जो है एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो कंट्रीज़ को मॉनिटर करता है और जिन कंट्रीज़ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं प्रॉपर्टी जी आवाज़ दिखा रही है आपको जी, जिन कंट्रीज़ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सही तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इनफॉर्मल इकॉनमी है, कैश इकॉनमी है, वहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो जाती है, वहाँ पर जो है प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग हो जाती है और वहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। और उन्होंने हमें मॉनिटरिंग लिस्ट में ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है कि आप जो है अपने हाउस इन ऑर्डर करें, अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको मजबूत करें, अपना बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सिस्टम जो है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड करें और इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग है या प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो है बैंक्स का, कि जितने बैंक्स हैं उनका पेरेंट बैंक है स्टेट है। स्टेट बैंक सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, लाइसेंसिंग करता है, उनकी इंस्पेक्शन करता है, उनको काम करने की इजाज़त देता है और अगर किसी कोई बैंक कंप्लाई न करे तो उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो जितने भी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के मातहत हैं, उसके कंट्रोल में, उसके रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक्स में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका ओरिजिनल CNIC वेरीफाइड, आपके फिंगरप्रिंट्स कि आपके जो थंब इम्प्रेशंस या फिंगरप्रिंट्स हैं वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से अब ठीक है। आपके जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बाद आपका नॉमिनी, आपका बैकग्राउंड, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हैं एक अकाउंट ओपन के बंदे को। आपसे भी पूछते हैं कि क्या आपका ये बिजनेस बैंक अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है और आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा, क्या रेंटल इनकम आएगी या आपका बिजनेस इनकम है। आपसे सोर्स का भी फायदा करते हैं और कभी आप सैलरी अकाउंट में या ऐसे अकाउंट में बड़ी ट्रांजेक्शन करें तो आपको अकाउंट नहीं है। आपको आवाज़ आ रही है तो ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट होती है जब भी आपकी बच्चों की फीस पे करी जाए। अब आवाज़ है, आवाज़ दिखा रही है अभी भी आवाज़ आ रही है आपको जी। तो जब आप बच्चों की फीस भी पे करने जाते हैं तो वो आपसे अपना CNIC की कॉपी मांगते हैं, CNIC की कॉपी रखते हैं, इस तरह डॉक्यूमेंटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है या डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन जो हमारा नॉन बैंकिंग सेक्टर है, नॉन फाइनेंस सेक्टर, ये डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस एंड पर्सन राइट, कि जो हमारे कारोबार बैंकिंग से हट कर हैं, नॉन फाइनेंस के लोग हैं जिसमें रियल एस्टेट है, ज्वेलर्स हैं, इनका जो काम है वो डॉक्यूमेंटेड इतना नहीं है। तो मकसद ये है कि आप एक बैंक की तरह बन जाएं और बैंक की तरह अपने कस्टमर पहचानें। इसमें बैंक जो है आपसे KYC फॉर्म फिल कराता है। KYC है नो योर कस्टमर, कि आपके ज़रिए जो बंदा ट्रांजैक्शन करे आप उसको पहचाने वो है कौन, उसकी ID डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, उसका ठीक है या गलत है, वो किसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो अपने लिए खरीद रहा है, किसी दूसरे के लिए खरीद रहा है, उसका बेनिफिशियल प्रोडक्ट वो तो नहीं है, उसके बेनामी तो नहीं है कि असल पैसे किसी और के हैं, नाम किसी और का है, साइन वो खुद कर रहा है या खुद नहीं कर रहा। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को आपने डॉक्यूमेंट करके फाइलें मेंटेन करनी है। तो आप लोग के ऊपर कोई रेगुलेटर है
जिसके ऊपर स्टेट बैंक है, आपके ऊपर रेगुलेटर जो बताया गया है वो है एफबीआर। एफबीआर को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट्स, डेवलपर्स, बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, पैसे की लेन देन है, इसका जो कंट्रोल है, जो रेगुलेटर है, वो एफबीआर के पास है। तो आपने रजिस्ट्रेशन अपनी स्टेट बैंक के पास नहीं करनी, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जाके एफबीआर की वेबसाइट पे SBNFO की रजिस्ट्रेशन करानी है। वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, आपके ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस अपना है तो उसका कोई आप डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे कि आप अगर रेंटेड है तो रेंटेड डॉक्यूमेंट दे देंगे। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा के DNFPP बन जाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑफिशियल हैसियत हासिल होगी, आप लाइसेंस्ड होंगे और ये लाइसेंस इशू करेगा एफबीआर। तो कल खुदा ना खास्ता अगर एफबीआर को लगता है कि खुदा हमारा जो मेंबर है वो सही काम नहीं कर रहा और जिस तरह स्टेट बैंक किसी बैंक की मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है, तो एफबीआर वो आपके रजिस्ट्रेशन बाद में सब्सिक्वेंटली अगर आपका कंडक्ट ठीक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन ग्राउंड भी कर सकता है, कैंडिडेट भी कर सकता है। और आपका जो काम होगा वो जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के जितने ट्रांसफर्स होंगे वो ट्रांसफर सिर्फ रजिस्टर्ड लोग कर सकते हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो बुनियादी बात यह है कि आपके पास जो भी कस्टमर प्रॉपर्टी बाय करे, सेल करे, आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसका CNIC हासिल करें। CNIC कहीं फेक तो नहीं है, आप ओरिजिनल देख के आप लिखते हैं कि ओरिजिनल सील, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल नहीं तो एक दूसरा तरीका जो SMS के जरिए वेरीफाई करने का है वो आपको मालूम होगा कि आप किसी भी CNIC को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये बंदा वाकई वही है या नहीं, या CNIC नंबर जाली तो नहीं है, तो आप किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन? SMS के जरिए। आप जानते हैं SMS के जरिए आप कर सकते हैं। आप किसी भी बंदे का CNIC विदाउट डैशेस जो 13 नंबर है, वो 13 नंबर आप अपना ही CNIC एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अपने CNIC के 13 डिजिट्स को सेट कर दें टू 7000 7000 जो है वो नादरा का नंबर है। वो उसी वक्त आपको उर्दू में उसका जवाब भेजेंगे, उस बंदे का नाम, उनके वालिद का नाम भेजेंगे, एड्रेस नहीं भेजेंगे। अगर वो वाकई सही CNIC है तो आपको फ़ौरन वेरीफाई हो जाएगा, उर्दू में मैसेज आपको आ जाएगा। और अगर वो CNIC गलत है तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा। कभी जवाब आने में लेट आ सकती है, चंद मिनट, लेकिन आप ऑनलाइन इस तरह SMS के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं ओरिजिनल देखे बगैर। लेकिन अगर आपको कोई ओरिजिनल दिखा देता है तो आप कह देंगे ओरिजिनल सी। तो इस तरह उस बंदे को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट कीजिए, रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए। तो वो रिकॉर्ड कीपिंग की इंस्पेक्शन एफबीआर के लोग आकर देख सकते हैं कि आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। और जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी है, जैसे KPK का, इसकी आवाज़ को बढ़ा रहे हैं, एक जगह रखते हैं। हेलो, तो जो हमारे एरियाज जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी है, जो जैसे KPK के जो ट्राइबल एरियाज हैं, बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, या साउथ पंजाब का एरिया है, जहाँ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हो और आपको शक हो कि ये बंदा किसी अल-वतन तंजीम का मेंबर है, अलकायदा का है या दाइश का है या तालिबान का है, और आपको सही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा और वो सस्पिशियस है और वो बैंक को अवॉइड कर रहा है, बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है और बैंक से अवॉइड कर रहा है, तो नाप का एक वेबसाइट है जिसकी जहाँ पर जो नॉन टेररिस्ट है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर वो उनमें से भी बंदा है तो आप फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देंगे क्योंकि हमें नहीं करना। लेकिन अगर वो उस लिस्ट में मौजूद नहीं है और आपके डाउट्स हो रहे हैं कि बंदा हमें ठीक नहीं लग रहा, तो उसकी एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। जिस तरह बैंक्स को लगता है कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देते हैं स्टेट तो FMU को। FMU जो है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। तो आपके सामने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसको जो 4-5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है सपोज, और वो बंदा बैंक को अवॉइड कर रहा है,
अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो कहता है मुझे बैंक के जरिए पे न करो, सारा का सारा कैश दो। और अगर 4-5 करोड़ की चीज़ खरीदे और कहे जी मैं बैंक के जरिए नहीं दूंगा, मैं पे ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं सारा कैश दूंगा, सारा कैश का बोरी भर के आपके सामने रख देता, तो वहाँ पर आपके सस्पिशंस राउज होंगे कि ये बंदा कौन है और इसका पैसा किस नेचर का है। तो अगर वो नॉन टेररिस्ट है तो आप रिफ्यूज़ कर दें, लेकिन अगर नॉन टेररिस्ट नहीं है, आपको ये डाउट्स बनते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर दें, लेकिन उसको रिपोर्ट कर देंगे FMU को कि हमें ये ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें हमें डाउट है कि पता नहीं बंदा ठीक था नहीं था। FMU क्या करता है कि एक ही ट्रांजैक्शन पे आपको कार्रवाई नहीं करेगा। एक बंदे की ट्रांजैक्शन एक STR रिपोर्ट हो गई तो एक ही रिपोर्ट पे वो भी कार्रवाई नहीं रिकमेंड करेगा। उसके पास मुख्तलिफ सोर्सेज से उसी बंदे की रिपोर्ट्स आने लगे, कोई कराची के एक हिस्से से, कोई डिफेंस से, कोई लाहौर से, कोई किसी बैंक से। जब सेवरल रिपोर्ट्स आने लगे एक ही बंदे की, तो वो फिर देखते हैं कि ये बंदा कौन है और अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट को वो आगे भेज देते हैं। किस इदारे को FBI को भेज सकते हैं, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, वो NAB को भेज सकते हैं। अगर वो बंदा कोई सियासतदान है, कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, या उसका पैसा जो है वो जायज़ नहीं है, या वो किसी टेररिस्ट तंजीम का मेंबर है, तो अकॉर्डिंगली उस इदारे को रिपोर्ट भेज देंगे। जब वो रिपोर्ट भेजता है तो वो सिर्फ लीड्स होती हैं, वो लीड्स होती है, यानी वो एक किस्म की एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस बंदे को इन्वेस्टिगेट करो। और वो FMU कहता है कि किसी कोर्ट में आप केस बनाओ तो आप FMU का नाम आप नहीं देंगे। FMU का कोई ऑफिसर, उसको वो कंप्यूटर जनरेटेड लेटर होता है, तो हम FMU के बंदों को वहाँ एज विटनेस पेश नहीं कर सकते। और FMU नहीं बताता कि उनको एक रिपोर्ट कहाँ से आई है, यानी आपकी आइडेंटिटी को वो छुपा देगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, भेजने वाला कौन है, आपकी आइडेंटिटी को कंसील कर देगा, किस बैंक ने उसको रिपोर्ट किया है वो किसी को नहीं बताएगा, और अपनी आइडेंटिटी को भी बोलेगा कि हमें भी कहीं कोर्ट में रिपोर्ट नहीं करना, हमें कुछ इस बंदे के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, जाके इन्वेस्टिगेट करो, जाके देखो ये क्या है। तो ये बेसिक्स थी, बाकी हमारे और भी मेंबर्स हैं वो भी आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद काशिफ खान सर के मातहत, तो सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ों को एट लेंथ। तो थोड़ी सी हट की जो बातें होंगी, सबसे पहले तो मैं तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, स्पेशली इमरान साहब का, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बड़े अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई, तो एक लिहाज से अच्छा ये हो गया कि चले आप लोगों को एक इनफॉर्मल चैनल भी मिल गया, कोई आपकी डिफरेंस होती है तो आप बताएं साहब को ये पहुँचा सकते हैं। तो DNSBP सबसे पहले डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, ये अपने बैंक्स, जैसा सर ने एक्सप्लेन किया कि बैंक इज़ अ रेगुलेटेड सेक्टर। तो हमारे टैक्स टू GDP रेशियो आपने सुना होगा कि हमारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बहुत बड़ा है, वे इकॉनमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो टैक्स टू GDP रेशियो लास्ट हमारा 6% अभी हमारा कुछ और डाउन चला गया। उसकी बड़ी वजह ये क्या है कि हमारी इकॉनमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, स्पेशली हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, यहाँ पर अनटैक्सड और मनी लॉन्ड्रेड जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो फैक्ट की कंडीशंस की वजह से जो हम लोग अभी ग्रे लिस्ट में है, तो उनकी कुछ कंडीशनैलिटीज़ हैं कि जी आप अपनी जो इकॉनमी है उसको पहले डॉक्यूमेंट करें और अपना टैक्स टू GDP रेशियो जो है उसको एनहांस करें, ताकि जो भी आपकी एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, प्रोलिफरेशन के हवाले से जो उनके खौफ हैं, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने लिस्ट में रखा है कि शायद यहाँ से टेररिस्ट फाइनेंसिंग ज़्यादा होती है, और वो इस वजह से होती है कि ये इसका जो ज़्यादातर इकॉनमी वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उनकी कुछ कंडीशंस की वजह से एक नया डायरेक्टरेट अभी इस्टेब्लिश किया गया, जिसको भी कहते हैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ओरिजिनली हमारा ताल्लुक डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस से है, तो ये फंक्शन भी डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस को दिया गया कि DNSBP के जो मामला हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन में होते हैं। सबसे पहले जो मैंने थोड़ा फील किया वो ये कि FBR का जो नाम आता है, तो तमाम लोग जो पहले रजिस्टर होना चाहते थे वो थोड़ा इस लिहाज से डर जाते हैं कि शायद ये हमारी चेकिंग स्टार्ट होगी। तो जिस तरह सर ने आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ऐसे सबसे पहले तो आपने इस फील्ड को अपने जहन से निकालना कि आप लोगों की चेकिंग नहीं है, यानी जो भी बिल्डर है या हमारे DPMS हैं, जो भी हमारे एजेंट्स इस लॉ के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो नॉमिनेट किए गए हैं, उनकी अपनी चेकिंग नहीं है, दो कि उनको हमने इख्तियारात दिए, उनको हमने इख्तियारात ये दिए हैं कि वो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी बने। जैसे सर ने कहा कि बैंक इज़ ए रिपोर्टिंग एंटिटी, और बैंक के साथ साथ
हमारे पास जितने करेंसी डीलर्स हैं, ये लोग भी आप इनसे कई डॉलर्स खरीदें या परचेज करें तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करते हैं FMU को। अब FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जिसके मातहत बैंक्स आते हैं। इसी तरह उनमें एक एडिशन किया गया GP का, जिसमें ज्वेलर्स आते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके मुख्तलिफ अफराद में से शामिल हैं। ख़ासतौर पर जो अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये कंपनीज के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो सस्पिशियस है, तो वो उसको रिपोर्ट करते हैं। तो अब DNADP के हवाले से सबसे पहले तो आपने ये फेयर अपना निकालना है कि आप लोगों की कोई चेकिंग नहीं है इसके अंदर। आपने सिंपली जिस तरह जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपकी ट्रांजेक्शन को, चाहे आपने पैसा कहीं से भी लिया हो, आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक आपको रिफ्यूज़ नहीं करता, वो आपकी ट्रांजेक्शन कर देता है, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास कोई क्लाइंटल आता है आपका, तो आपने ट्रांजेक्शन रिफ्यूज़ नहीं करी। एक मसला ये था कि लोगों को इशू ये था कि हमारे पास तो क्लाइंटल हमारा ख़त्म हो जाएगा, लोग हमारे पास आएंगे नहीं, अगर हम उससे सवालात करना शुरू कर देंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। वो एक पॉइंट वैलिड था, लेकिन उसके अंदर कन्फ्यूजन थी। आपने ट्रांजेक्शन और अपने क्लाइंटल को ख़राब नहीं करना, आप जिस तरह बिजनेस चला रहे हैं आप चलाते रहें। आप लोगों को अब जो इख्तियार दिया गया है, थोड़ा सा ड्यूटी बाउंड भी किया गया है, तो ये कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपने थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है। आपने CNSE देखना है जो बंदा आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है या किस हवाले से वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। अगर आपको उसके अंदर कोई ऐसा शक नज़र आता है कि बड़ी ट्रांजेक्शन है जो किसी बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं की जा रही, कैश में की जा रही, तो आपने सिंपली जो बंदा हमारे पास रजिस्टर होगा उसको एक्सेस होता है कि वो उसकी एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जनरेट करेगा जो कि हमारे पास वसूल की जाएगी, और हम फिर उस बंदे की, जो बंदा ट्रांजेक्शन करके गया आप लोगों के साथ, हम उस बंदे की तहकीकात करेंगे कि इसके पास जो सोर्स ऑफ फंड था या इसके जो ओरिजिन था इसके पैसों का, क्या वो पीछे टैक्स था, वो कोई इलीगल किसी क्राइम का, किसी और चीज़ का पैसा तो नहीं था। तो हम इसको फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से या बेनिफिशियल के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उसको चेक करते हैं। वो हमारी जितनी प्रोसीडिंग होती है वो उस बंदे के खिलाफ चलती है। सेकेंडली जो मैंने किया, जब से DNADP का इशू चल रहा है तो लोगों को डर ये था कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है और हम लोग रिस्क में आते हैं कि जाहिर सी बात है जो बंदा रियल स्टेट में आके बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बाजू भी होंगे, उसके पीछे बहुत सारी दूसरी मुआसमात भी होते हैं। तो ये डर भी आपको इसलिए निकालने की ज़रूरत है कि आप लोगों का नाम ना तो FMU ये मुकम्मल सैला राज करता है, ना तो FMU डिस्क्लोज करता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई है, और ना ही हम बीइंग इन्वेस्टिगेटर्स इस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं कि हमारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्या। तो ये वो बुनियादी चीज़ें जिनको आप ज़हन में रखें। और इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन अब तो एसोसिएशन भी आपकी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, कोई इशू होता है आप एसोसिएशन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, जैसे मैंने अदनान को भी जिक्र किया। तो इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है कि आप लोगों ने कैसे इसके अंदर रजिस्टर होना है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं शाहजेब साहब, तो ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माय नेम इज शाहजेब शरीफ, आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। इनिशियली आप रजिस्ट्रेशन बेसिकली किस तरह करेंगे और फर्दर देन उसके आगे आपने किस तरह लेकर उस चीज़ को चलना है। अच्छा, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका NDN बना हो, दैट्स मीन आप FBR में रजिस्टर्ड है। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप ये होगा कि हमने बेसिकली 30 दिसंबर 2020 को हमने उन सबको रजिस्ट्रेशन का नोटिस कर दिया था जिनका बिजनेस डिक्लेयर था एज अ रियल स्टेट ब्रोकर और बिल्डर और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ रियल स्टेट एजेंट्स। अगर उनकी एक्टिविटी में कहीं भी रियल स्टेट एजेंट था या रियल स्टेट की एक्टिविटीज थी तो हम रजिस्ट्रेशन का नोटिस ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करके रिप्लाई करके उसको सबमिट करवाएंगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और ये आपको नोटिस अवेलेबल होगा आपके IRS के अकाउंट के अंदर, जहाँ से आपकी एंट्री आप अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं वहाँ पर। और इन केस अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका एंट्री रजिस्टर भी नहीं था, आप अभी एंट्री रजिस्टर करवा रहे हैं, तो उसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। जैसे आप एंट्री अपना रजिस्टर करवाएंगे, आपका जो पोर्टल है IRS का जहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पर ऊपर ऑप्शन लिंक हो रहा होगा DNADP का, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म दिख जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंपल उसको क्लिक करके उसको फिल करना है, इसमें नेम, फादर नेम, मतलब आपकी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें एक चीज़ और आपको अटैच करनी पड़ेगी, दैट इज़ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
आपका पर्सनल खुद का पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर उसमें अटैच करेंगे। अच्छा, ये हो गया सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के, मतलब ऐसा बिजनेस जो बंदा खुद अपना रन कर रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे बिजनेस भी होंगे जो पार्टनरशिप के अंदर होंगे, EOPs होंगी। EOPs में थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा, आपको सब पार्टनर्स के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ, एक EOP के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, तो आपको तीनों पार्टनर्स के कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवाने और अटैचमेंट में अपलोड कर देंगे अपने EOP के अकाउंट के साथ। अच्छा, उसमें एक चीज़ और होगी, वो आपका बिजनेस प्रोफाइल है। लाइक आपकी जो EOP है वो उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, वो कब स्टैब्लिश हुई, किस एरिया में ऑपरेट कर रही है, एक्सेट्रा। इस तरह के बिजनेस प्रोफाइल भी आपको अटैच करनी होगी। अच्छा, ये होगा फर्स्ट स्टेप, आपने रजिस्टर फॉर्म सबमिट करवा दिया। देन सेकंड स्टेप इज कि आपको एक सर्वे फॉर्म आएगा, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं OSMQ, डेट इज़ ऑफ साइट मॉनिटरिंग क्वेश्चनियर। जैसे आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट करवाएंगे, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके इनबॉक्स में एक और नोटिस आ जाएगा सिस्टम जनरेटेड। आप उसको रिप्लाई करेंगे तो एक सर्वे फॉर्म बनूंगा। अच्छा, वो सर्वे फॉर्म दिखने में बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप उसको गो थ्रू करना शुरू करेंगे, डेट इज रेडी, उर्दू में भी अवेलेबल होगा और इंग्लिश में भी, सिस्टम के अंदर ही। ऊपर आप ऑप्शन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में फिल करना चाह रहे हैं या उर्दू में। अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके जो पहले कुछ क्वेश्चन हैं, अराउंड 12 to 13 क्वेश्चन, वो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के ऊपर है। बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी क्या है और उसमें सिर्फ यस नो करना है आपने। आप फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, उसकी पहली एक्टिविटी का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि जो आपका बेसिक आप लोगों का जो बेसिक जो फंक्शन है, डेट इज़ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देना, जो आप 2 कस्टमर्स को देते हैं। उससे रिलेटेड आपको होगा कि आप ये एक्टिविटी दे रहे हैं, आप येस कर देंगे, देन आप फर्दर मूव कर जाएंगे। इसी तरह कुछ 10 to 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा होगा कि आपके कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, येस नो। आप जो है क्लाइंट से फेस टू फेस मिलते हैं या नहीं मिलते, येस नो। आपका कोई क्लाइंट ईरान, अफगानिस्तान या कोरिया से तो नहीं है, या किसी बॉर्डर एरिया ऑफ KP के या बॉर्डर एरिया बलोचिस्तान से तो नहीं है। इस तरह का सर्वे फॉर्म है, डेट इज ओनली येस एंड नो। ये आप कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद आपको गाइडेंस इशू होना शुरू होंगे। वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ इशू होंगे IRS के अंदर ही, या आप उसको फर्दर कैसे लेके चलेंगे। बिजनेस बिजनेस से वेरी करता है, लेकिन आप अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रहे हैं, आप गूगल पे आपसे लिखेंगे DANF BP FBR, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा FBR की वेबसाइट का, और उस वेबसाइट के अंदर आपसे रिलेटेड हर चीज़ मौजूद है, पूरी गाइडलाइंस मौजूद है कि आपने क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है, इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू में भी अवेलेबल होगी, इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी। उसको आप जैसे रीड करेंगे तो आपको और नो होगी कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आपका फंक्शन क्या है, और इसको आप आगे लेके कैसे चलेंगे। ये आप सबको पता है कि इट इज़ अ नेशनल कॉज, आपको इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, सेकेंडली एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि जो जिक्र हुआ था कि 1 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन का, वो सबके लिए मस्ट होगी। इन केस अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, वो दे कैन डिनाई द बिजनेस, वो बिज़नेस नहीं करेंगे उनके साथ। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ब्रोकर DNFBP में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो दैट इज़ मस्ट कि अगर आपको बिजनेस अपना कंटिन्यू करना है तो आपको DNFBP की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। और अच्छा, इसमें सेपरेट आपको DNFBP का सर्टिफिकेट भी इशू होगा, जैसे आपका इनकम टैक्स का होता है, CS टैक्स का होता है, इसी तरह DNFBP का भी सर्टिफिकेट इशू होगा, जो एट द टाइम आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में अगर NOC के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे आपका NTN सर्टिफिकेट लाजमी मांगते होंगे। अब वो लोग आपसे DNFBP का सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। जो काशिफ साहब जैसे आपको बात करते हैं कि आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, वो लाइसेंस आपका वो सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, वो डाउनलोडिंग आपको ज़रा ऑनलाइन ही होगा, सब कुछ IRS के थ्रू ही कॉरेस्पॉन्ड होगा, मतलब आपको ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, या ऐसा सब कुछ ऑनलाइन ही है। इसमें ये है कि फर्दर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको किसी किस्म का इशू हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, आप थ्रू एसोसिएशन और डायरेक्टली भी आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं गाइडलाइंस के लिए फर्दर कि हम इसको कैसे प्रोसीड करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी आपको हो सके सपोर्ट करें इस चीज़ के अंदर। थैंक यू।